हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अर्थात न्यूटन की गति के नियम, और उसी में हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आगे। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि किसी नियत द्रव्यमान वाले निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय के या उस विलगित निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत समय के साथ नियत रहता है। इस नियम के अनुसार दिए गए कणों के निकाय के लिए एफ वेक्टर बराबर dp वेक्टर अपॉन dt होता है, अर्थात संवेग का समय के साथ अवकलन बल प्राप्त होता है या एक छोटे से समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन बल के बराबर होता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में एफ वेक्टर बराबर 0 होता है, अर्थात पी वेक्टर नियतांक होता है, अर्थात पी वेक्टर बराबर p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर बराबर नियतांक, या p बराबर mv होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि m1v1 बराबर प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर एक नियतांक होता है। यह समीकरण यह दर्शाता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी बंद निकाय के कणों का रेखीय संवेग परिवर्तित हो सकता है, किंतु उनका सदिश योग समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम से स्वतंत्र होता है। यद्यपि रेखीय संवेग निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के समान है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किन्हीं दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर बराबर एक नियतांक होता है। अतः m1v1 प्लस m2v2 बराबर एक नियतांक। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर m इंटू dv1 अपॉन dt प्लस m2 इंटू dv2 अपॉन dt बराबर 0, अर्थात m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर बराबर 0, अर्थात f1 प्लस f2 बराबर 0 होता है। या हम कहें तो f2 बराबर माइनस f1 वेक्टर के बराबर होता है। अर्थात दिए समीकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से व्यवहारिक अनुप्रयोग अर्थात रेखीय संवेग संरक्षण नियम के व्यवहारिक प्रयोग कुछ निम्न हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव किनारे से पीछे की ओर हटती है। यदि कोई व्यक्ति घर्षण रहित सतह पर अपने मुंह से वायु बाहर निकालकर अथवा अपनी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कोई वस्तु फेंककर वांछित दिशा में गति कर सकता है। बंदूक का प्रतिक्षेपण अर्थात रिकॉइलिंग। गोली तथा बंदूक के निकाय के लिए ट्रिगर द्वारा लगाया गया बल आंतरिक बल होता है, अतः निकाय का संवेग नियत रहता है। या फिर हम कहें कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली का संवेग होता है तथा बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है तो बंदूक का अपना एक संवेग होता है, लेकिन दोनों बाह्य बल के अभाव में दोनों का संवेगों का योग 0 प्राप्त होता है। माना mg बंदूक का द्रव्यमान है, mb गोली का द्रव्यमान है, vg बंदूक का वेग है और vb गोली का वेग है। निकाय का प्रारंभिक संवेग देखें तो 0 होता है। निकाय का अंतिम संवेग देखें तो mg vg प्लस mb vb होता है।
रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से mg/v प्लस mb/v बराबर 0 होता है। बंदूक का प्रक्षेपण वेग देखें तो vg बराबर -mb/vb/mg होता है, जो कि हमें उक्त समीकरण से प्राप्त होता है, जहाँ बंदूक का प्रक्षेपण वेग vg बराबर -mb/vb/mg प्राप्त होता है। यहाँ हम देखें तो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रक्षेपण वेग vg अर्थात गोली के वेग के विपरीत दिशा में होता है। vg mg के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात बंदूक का द्रव्यमान जितना अधिक होगा बंदूक का प्रक्षेपण वेग उतना ही कम होगा। बंदूक को फायर करते समय बंदूक को कंधे पर रखकर कसकर पकड़ना चाहिए, इससे कंधे को चोट नहीं लगती, क्योंकि इस स्थिति में बंदूक चलाने वाले का शरीर तथा बंदूक एक निकाय की भांति व्यवहार करते हैं। अतः निकाय का कुल द्रव्यमान अधिक हो जाता है तथा प्रक्षेपण वेग अत्यंत कम हो जाता है। जहाँ यदि बंदूक को कसकर पकड़ा जाए तो vg बंदूक का पीछे की तरफ वेग देखें तो vg समानुपाती होता है 1/mg प्लस मास ऑफ व्यक्ति की। रेखीय संवेग संरक्षण के नियमों के आधार पर ही व्यवहारिक अनुप्रयोगों में रॉकेट का नोदन है। रॉकेट का प्रारंभिक संवेग इसके प्रक्षेपण तल पर 0 है। जब रॉकेट को इसके प्रक्षेपण तल से प्रक्षेपित किया जाता है तब दहन कक्ष में ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसें तेजी से नीचे की ओर बाहर निकलती है। अतः संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। यह कोई रॉकेट है जिसका ऊपर की ओर वेग देखें, जिससे निकलने वाली गैसों का वेग u है तथा गैसों का द्रव्यमान माना m है तथा रॉकेट का द्रव्यमान m है व ऊपर की ओर वेग mv है। अतः चूँकि प्रारंभिक संवेग 0 है अतः दोनों संवेगों का गैस के संवेग तथा रॉकेट के संवेगों का योग 0 प्राप्त होता है। इसी के आधार पर जब गैसें बाहर की ओर नीचे की ओर निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है और यह जिससे रॉकेट को अपना वेग प्राप्त होता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेकिन हम रॉकेट को ध्यान से समझें तो यहाँ पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अतः यह परिवर्तित द्रव्यमान का एक उदाहरण है जिसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। माना m0 रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है। m किसी क्षण t पर रॉकेट का द्रव्यमान है जिसे तात्क्षणिक द्रव्यमान कहते हैं। mr रॉकेट के दहन कक्ष का अवशिष्ट द्रव्यमान है। u बाहर निकलने वाली गैसों का वेग है। v किसी क्षण t पर रॉकेट का वेग तात्क्षणिक वेग है। dm/dt रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर बराबर ईंधन में दहन की दर के बराबर है, जो कि ईंधन के समाप्त होने की दर के भी बराबर है। रॉकेट पर प्रणोद। रॉकेट पर प्रणोद की बात की जाए यानी लंबवत बल, सतह के लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। और सतह के जब लंबवत बल की बात की जाए तो -u/dm/dt क्योंकि परिवर्तित द्रव्यमान है प्लस mg, यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा प्लस mg। यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि दिशा प्रणोद की दिशा को अभिव्यक्त करता है जो कि बाहर निकलने वाली गैसों की दिशा के विपरीत होती है। F बराबर -u/dm/dt होता है जबकि क्या हो गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए। गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानना कोई आसान बात नहीं है फिजिक्स में, लेकिन जब रॉकेट का वेग ही इतना है
तब हम रॉकेट का वेग इतना होता है, तो तब हम गुरुत्वीय प्रभाव के गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान सकते हैं। रॉकेट का त्वरण ज्ञात करें तो A बराबर U/m इंटू dm/dt होता है, -g होता है। और यदि गुरुत्व का प्रभाव नगण्य माना जाए तब A बराबर U/m इंटू dm/dt होता है। रॉकेट का तात्क्षणिक वेग ज्ञात करें तो परिवर्तित द्रव्यमान है, इसीलिए U इंटू log e m0/m -gt होता है। यदि गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माना जाए तब रॉकेट का तात्क्षणिक वेग v बराबर U इंटू log e m0/m बराबर 2.303 इंटू U log 10 m0/m होता है। रॉकेट के संपूर्ण ईंधन के दहन के पश्चात वेग ज्ञात करें तो Vb बराबर V मैक्सिमम होता है, जहाँ V मैक्सिमम बराबर U इंटू log e m0/mr होता है। समस्त ईंधन के पश्चात रॉकेट द्वारा प्राप्त चाल को अंतिम चाल कहा जाता है। यह चाल रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल होती है, जहाँ mr ईंधन रहित अवशिष्ट द्रव्यमान है। कण का मुक्त आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी निकाय के जिस भाग का मुक्त आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसे निकाय से अलग करके उस पर लगने वाले सभी बलों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फ्री बॉडी डायग्राम या कण का मुक्त आरेख बनाना कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, उदाहरण यह है कि ये किसी नत समतल त्रिभुजाकार एक नत समतल बनाता है। दो त्रिभुज मिलकर के दो नत समतल बनाते हैं, जिसमें किसी पुली द्वारा m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान अब एक रस्सी से बंधे हुए हैं और गति कर रहे हैं m2 की दिशा में a त्वरण से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो m1 को अलग लेकर के m1 को निकाय से अलग करके उस पर लगने वाले सभी बलों को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कहते हैं। जैसे रस्सी के द्वारा T1 यानी तनाव लग रहा है तथा सतह के द्वारा नॉर्मल बर R लग रहा है व त्वरण के द्वारा m1a लग रहा है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा g का यानी गुरुत्वीय त्वरण का घटक g लग रहा है या g का घटक लग रहा है। उसी प्रकार m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसे निकाय से अलग कर लेते हैं, फिर इस पर लगने वाले सभी बलों को पृथक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कहते हैं। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार देखें तो अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। जब द्रव्यमान m की वस्तु को लिफ्ट में स्थिर भार मापने वाली मशीन पर रखा जाता है तब वस्तु का वास्तविक भार mg होता है। जब लिफ्ट में किसी वस्तु को भार मापने वाली मशीन पर रखा जाता है तो वह mg भार को मापती है। इसे वस्तु का वास्तविक भार कहते हैं। गौर से देखें तो इस चीज़ को कि मशीन भी वस्तु पर एक बल लगाती है जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यह भार बल मशीन पर कार्य करता है। किसी वस्तु को रखने पर वस्तु द्वारा सतह पर लगाया गया भार
मशीन पर कार्य करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप मशीन प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर R लगाती है, जो कि मशीन के पाठ्यांक द्वारा दर्शाया जाता है। संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाई गई प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी भार कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों में लिफ्ट में किसी एक ही वस्तु के मापे गए भिन्न स्थितियों में किसी वस्तु का उपकरण से मापा गया लिफ्ट में किसी उपकरण से मापे गए भार भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। स्थिति जब कि लिफ्ट विराम अवस्था में हो, तो विराम अवस्था में ये कोई लिफ्ट है जिसमें कोई वस्तु रखी हुई है, उसका भार स्प्रिंग तुला से नापा जाता है, तो R बराबर mg। स्थिर अवस्था में वेग 0 होता है, त्वरण भी 0 होता है तथा प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें तो R माइनस mg बराबर 0 होता है, अर्थात R बराबर mg होता है। हम कह सकते हैं कि आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। दूसरी स्थिति ये कहती है कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति कर रही हो। तब क्या हो? जब लिफ्ट ऊपर या नीचे एक समान वेग से गति कर रही हो तो वेग नियत है, अर्थात त्वरण 0 है। तो हम कह सकते हैं कि R माइनस mg बराबर 0 होता है। अतः R बराबर mg। अतः फिर से हम कह सकते हैं कि जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रही होती है तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है, या फिर उपकरण द्वारा नापा गया भार वास्तविक भार के बराबर होता है। तीसरी स्थिति क्या कहती है कि जब लिफ्ट A त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति कर रही हो, जब लिफ्ट A त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति कर रही हो तो अर्थात वेग परिवर्ती है, त्वरण g से कम है, तो हम कह सकते हैं कि R माइनस mg बराबर ma होता है। अतः R बराबर m इंटू जी प्लस ए होता है। अतः आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। अगली स्थिति ये कहती है कि लिफ्ट यदि g त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तब क्या होता है? यदि लिफ्ट g त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट पर वस्तु पर लगने वाले कुल बलों की संख्या ज्ञात करें। कुल बल बराबर R माइनस mg बराबर mg है, क्योंकि वेग परिवर्ती है तथा त्वरण g के बराबर है। अतः R बराबर 2mg प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि आभासी भार वास्तविक भार का दुगना होता है। ऐसी स्थितियों में हम देखें, यदि लिफ्ट में A त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में किसी उपकरण द्वारा वस्तु का मापा गया भार ज्ञात करना है। यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वेग परिवर्ती होगा तथा A त्वरण g से छोटा है। अतः mg माइनस r बराबर ma। अतः r बराबर m इंटू जी माइनस ए। अतः आभासी भार वास्तविक भार से कम प्राप्त होगा। भिन्न भिन्न स्थितियों में हमने लिफ्ट में किसी वस्तु का भार देखा, उसी आगे यदि लिफ्ट में जी त्वरण से नीचे की ओर यदि लिफ्ट गति कर रही है, तब यदि लिफ्ट जी त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तब वेग परिवर्ती होगा तथा त्वरण a बराबर g होगा। अतः mg माइनस r बराबर mg। अतः हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 होगा। आभासी भार
शून्य प्राप्त होगा। भारहीनता की स्थिति होगी यदि त्वरण जी त्वरण से नीचे की ओर लिफ्ट गति कर रही है तो, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भारहीनता कहते हैं। लिफ्ट में यदि लिफ्ट ए त्वरण जो कि जी से बड़ा है से नीचे की ओर गति करती है, तब क्या स्थिति बनती है कि वेग परिवर्ती है। ये तो सच है। ए त्वरण जी से बड़ा है, ये भी सच है। हम वस्तु पर यदि कुल बल की मात्रा ज्ञात करें तो mg माइनस आर बराबर ma है। जहाँ r ज्ञात करें तो mg माइनस ma, चूँकि a g से बड़ा है अतः r नेगेटिव होगा। अतः इस r नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आभासी भार ऋणात्मक होने का अर्थ यह है कि वस्तु लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर लिफ्ट की छत से सट जाएगी या चिपक जाएगी। यदि जी त्वरण से ज़्यादा त्वरण से यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो वस्तु छत से जाकर के चिपक जाएगी। मैकेनिक्स में हम घर्षण के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न के बारे में पढ़ते हैं कि क्षैतिज चिकनी सतह पर रखे गुटके का त्वरण ज्ञात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन ओरिजेंटल स्मूथ सरफेस। यह कोई क्षैतिज स्थिति है या क्षैतिज चिकनी सतह है जिस पर F बल द्वारा m द्रव्यमान के ब्लॉक को खींचा जाता है या F बल लगाकर के उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। F बल लगाने पर उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है तथा इसका भार mg है। वह सतह के द्वारा नॉर्मल बल R है। जब क्षैतिजतः खींचा जाता है किसी वस्तु को तो R बराबर mg प्राप्त होता है, क्योंकि तथा F बराबर ma, जहाँ A बराबर ज्ञात करें अर्थात उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें तो F अपॉन m प्राप्त होगा, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, F लगाया गया बल है। जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर बल लगाकर खींचा जाता है, यह कोई गुटका है, इसे क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिसका क्षैतिज घटक F कोस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर F साइन थीटा है, जिसका द्रव्यमान m है तथा भार mg है। वह नॉर्मल बल R के बराबर है। वस्तु पर बलों के संतुलन की बात करें तो R प्लस F साइन थीटा बराबर mg के है तथा R बराबर mg माइनस F साइन थीटा, अर्थात R बराबर mg माइनस F साइन थीटा है तथा F कोस थीटा ma के बराबर है। त्वरण ज्ञात किया जाए तो A बराबर F कोस थीटा अपॉन m होता है। तीसरी स्थिति यह बनती है कि जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल लगाकर धकेला जाता है, वैसे ज़मीन में जाकर खींच तो नहीं सकते, लेकिन थीटा कोण से F बल लगाकर धकेला जाता है, तब वस्तु पर FBD के द्वारा यानी फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा देखें तो वस्तु पर लगने वाले कुल बल क्षैतिज घटक F कोस थीटा तथा नीचे की ओर F साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक नॉर्मल बल R होता है तथा भार mg होता है। बलों के संतुलन की स्थिति में हम ज्ञात करें R बराबर mg प्लस F साइन थीटा के बराबर है। F कोस थीटा ma के बराबर है। F बल द्वारा थीटा कोण पर लगाया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर धकेला जाता है। उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें तो A बराबर F कोस थीटा अपॉन m प्राप्त होता है।
चिकने नत समतल पर रखे गुटके का त्वरण ज्ञात करें। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। जब नत समतल विराम अवस्था में है तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल बराबर mg cos थीटा। जब नत समतल में कोई ब्लॉक m द्रव्यमान का स्थिर है तब हम ज्ञात करें तो r बराबर mg cos थीटा के बराबर है, जो कि a त्वरण से नीचे की ओर फिसल रहा है। तो हम और नत समतल के अनुदिश बलों के बारे में बात करें तो F बराबर mg साइन थीटा प्राप्त होता है। F बराबर mg साइन थीटा प्राप्त होता है या ma बराबर mg साइन थीटा। अतः त्वरण ज्ञात करें तो a बराबर g साइन थीटा होता है। चूँकि नत समतल में वस्तु विराम अवस्था में है इसलिए a बराबर g साइन थीटा प्राप्त होता है। अतः यह गुरुत्वीय त्वरण के नत समतल के अनुदिश घटक के बराबर त्वरण होता है। और जब नत समतल में क्षैतिज त्वरण a से गति करे कोई वस्तु तब की स्थिति देखें। चूँकि वस्तु या गुटका त्वरित फ्रेम में या त्वरित तंत्र में है, निर्देश तंत्र में है, अतः एक जड़त्वीय बल Mb इस पर विपरीत दिशा में लगता है। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें तो चूँकि नत समतल में वस्तु विराम अवस्था में नहीं है, इस बार गति की अवस्था में है जिसका त्वरण a है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल r बराबर mg cos थीटा प्लस mb साइन थीटा होता है तथा ma बराबर mg साइन थीटा माइनस mb cos थीटा होता है। चूँकि mb बल क्षैतिज दिशा में एक जड़त्वीय बल होता है, अतः ma बराबर mg साइन थीटा माइनस mb cos थीटा होता है तथा अभिलंबत बल या प्रतिक्रिया बल की बात करें तो r बराबर mg cos थीटा प्लस mb साइन थीटा के बराबर होता है। यदि नत समतल में कोई वस्तु चिकनी सतह पर गति कर रही है तो हमने किसी ब्लॉक की क्षैतिज सतह पर गति या F बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण को देखा और नत समतल में भी त्वरण को देखा, लेकिन संपर्क में रखे दो ब्लॉकों की गति का अध्ययन अब करेंगे हम, जिसमें भिन्न भिन्न स्थितियां बनती है तथा अलग अलग दो ब्लॉक पास में रखे हैं तो उन पर अलग अलग बल महसूस होता है। हम जानते हैं कि दो संपर्क सतहों के बीच प्रतिक्रिया बल कार्यरत होते हैं। दोनों सतहों के एक दूसरे पर प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होते हैं, अतः वे गति भी नहीं करती। स्थिति कि जब ब्लॉक ए व ब्लॉक बी संपर्क में रखे हैं और उन पर F बल लगाया जाता है तो हम उन पर अध्ययन करने के लिए उनका FBT यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M1 द्रव्यमान के लिए देखें तो F बल लगाने पर A त्वरण उत्पन्न होता है तथा इसकी बल का विरोध करने वाला एक स्मॉल f यानी संपर्क बल जो कि M2 द्वारा ज्ञात हुआ वह महसूस होता है और हम बल लगाने पर समीकरण प्राप्त होता है संतुलन की अवस्था में F माइनस F बराबर M1 इंटू A तथा M2 पर FBD बनाने पर F बल लगता है M2 पर यानी संपर्क बल लगता है तथा A त्वरण उत्पन्न होता है, अतः स्मॉल f बराबर M2 इंटू A। त्वरण ज्ञात करें तो A बराबर F अपॉन M प्लस M1 प्लस M2 तथा संपर्क बल बराबर
स्मॉल एफ बराबर m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। अर्थात त्वरण की बात करें तो कुल बल अपॉन कुल द्रव्यमान। जब बी पर बल लगे विपरीत दिशा से तब ए का एफ बी डी बनाने पर संपर्क बल लगने पर ए त्वरण उत्पन्न होता है द्रव्यमान m1 में। अतः F बराबर m1 इंटू ए तथा द्वितीय यानी कि Bm2 द्रव्यमान की बात करें तो उस पर F बल लगता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से संपर्क बल F1 में स्मॉल f महसूस होता है और F बल लगाने पर उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। अतः बलों की संतुलन की अवस्था में F बराबर F इंटू स्मॉल f माइनस स्मॉल f बराबर m2 इंटू ए। दोनों को सोल्व करने पर त्वरण बराबर एफ नेट अपॉन एम नेट, जहाँ एम नेट m1 प्लस m2 है तथा संपर्क बल बराबर m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। और इसी तरह यदि तीन ब्लॉक संपर्क में रखे हों और उन पर बल लगाया जाता है तो उन ब्लॉकों का अलग अलग एफ बनाते हैं तथा उन पर संपर्क बलों तथा लगने वाले बलों का संतुलन की अवस्था में भिन्न भिन्न समीकरण प्राप्त करते हैं और समीकरणों को सोल्व करके हम त्वरण F1 तथा F2 यानी संपर्क बल प्राप्त करते हैं। और त्वरण की बात करें तो त्वरण हमेशा एफ नेट अपॉन एम नेट होता है, जहाँ एम नेट m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है। तथा संपर्क बल की बात करें तो संपर्क बल जिस द्रव्यमान के द्वारा लगता है उसको छोड़कर दोनों बाकी द्रव्यमानों का योग गुणा त्वरण के बराबर होता है। यदि विपरीत दिशा से F बल लग रहा हो तो तीनों द्रव्यमानों का FVD बनाते हैं यानी फ्री बॉडी डायग्राम, तथा उनसे हम विभिन्न समीकरण प्राप्त करते हैं बलों की संतुलन की अवस्था में, जिससे हमें त्वरण F नेट अपॉन M नेट अर्थात M नेट बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 होता है, ये त्वरण प्राप्त होता है। उसके बाद जिस द्रव्यमान के द्वारा बल लगता है उस द्रव्यमान को छोड़ करके जिन द्रव्यमानों पर संपर्क बल प्रभावी होता है उनका योग गुणा त्वरण कर देते हैं तो संपर्क बल प्राप्त होता है। इसी तरह F2 प्राप्त करते हैं कि F2 जिन द्रव्यमानों पर प्रभावी होता है वह M1 तथा M2 दोनों का योग गुणा त्वरण से गुणा करने पर F2 प्राप्त यानी संपर्क बल प्राप्त होता है। यदि दो संपर्क सतह हो और संपर्क सतह डोरी से किसी द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े हों, जो अलग अलग द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े हों तो उन पर बल लगाने पर जो त्वरण उत्पन्न होता है या डोरी में टेंशन अर्थात तनाव बल उत्पन्न होता है, उन पर अध्ययन करने या चर्चा करते हैं कि कोई ब्लॉक ए तथा ब्लॉक बी है। उन अलग अलग ब्लॉक जो कि द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े हैं तथा डोरी में उत्पन्न तनाव बल T है, दोनों द्रव्यमानों का अलग अलग FVD बनाने पर हमें M1 द्रव्यमान पर T1 T अर्थात संपर्क बल या फिर तनाव बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें त्वरण A प्राप्त होता है। अतः T बराबर M1 इंटू A होता है। और इसी प्रकार दूसरे द्रव्यमान का FVD बनाने पर इसमें F बल द्वारा खींचा जाता है, जिसे रोकने का प्रयास T अर्थात तनाव बल करता है। F बल लगाने पर तथा बलों के संतुलन की अवस्था में इसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। अतः F माइनस A
F माइनस टी बराबर m2 इंटू ए प्राप्त होता है। लेकिन हमने एक बात याद है कि त्वरण ज्ञात करें तो F नेट अपॉन एम नेट होता है। यहाँ एम नेट द्रव्यमानों का योग है, अतः F अपॉन m1 प्लस m2 त्वरण के बराबर होता है। और तनाव की बात करें तो तनाव जिन द्रव्यमानों पर प्रभावी होता है उनका द्रव्यमान तथा जिन वस्तुओं पर प्रभावी होता है उनका द्रव्यमान गुणा त्वरण से तनाव बल प्राप्त होता है। तनाव बल पुलिंग की स्थिति में आती है। इसे पुश करके या धकेल करके तनाव बल उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए धकेलने की स्थिति के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। द्रव्यमान दो अलग अलग पिंड या ब्लॉक ए व बी द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े हुए हैं। इसमें अलग अलग स्थितियों में अध्ययन करते हैं और यदि इस दिशा एक ही तरफ से खींची जाए, किसी वस्तु को एक ही तरफ से खींचा जाए तो उसमें दोनों द्रव्यमानों का FVD बनाते हैं। फिर उनसे संतुलन की अवस्था में समीकरण प्राप्त करते हैं और त्वरण हम प्राप्त करते हैं। इन समीकरणों से भी प्राप्त किया जा सकता है और नहीं भी, तथा इन समीकरणों से त्वरण प्राप्त किया जा सकता है या हम एक ट्रिक जानते ही हैं कि त्वरण बराबर F नेट अपॉन एम नेट होता है। तनाव बल की बात करें तो दोनों समीकरणों को सोल्व करके तनाव बल भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार बहुत सारे केसेस बनते हैं जिस प्रकार संपर्क सतहों के बीच बने थे। घिरनी द्वारा जुड़े ब्लॉकों की गति के बारे में बात तो m1 तथा m2 द्रव्यमान घिरनी द्वारा जुड़े हुए हैं और उन पर तथा मासलेस रस्सी यानी द्रव्यमान रस्सी के द्वारा बंधे हैं। रस्सी में उत्पन्न तनाव बल दोनों तरफ समान है क्योंकि घिरनी क्या है, घर्षण रहित है। दोनों द्रव्यमानों में अंतर की वजह से ए त्वरण उत्पन्न होता है। m1 द्रव्यमान के लिए हम FVD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर की ओर T1 तनाव बल लगता है तथा नीचे की ओर m1G भार लगता है या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दोनों बलों में अंतर की वजह से ए त्वरण उत्पन्न होता है। अतः दोनों बलों के संतुलन की अवस्था में m1A बराबर T माइनस m1G प्राप्त होता है। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के लिए FVD बनाकर बलों को संतुलित करके समीकरण प्राप्त होता है m2A बराबर m2G माइनस T1। तथा घिरनी की बात की जाए तो घिरनी पर रस्सी में T2 तनाव बल उत्पन्न होता है जो कि दोनों तनाव बलों के योग के बराबर होता है। अतः T2 बराबर 2T1 होता है। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने पर T1 तथा T2 के समीकरण प्राप्त होते हैं। T1 का समीकरण इन दोनों समीकरणों से प्राप्त होता है तथा T1 का मान इस समीकरण में रखने पर T2 बराबर 2T1 में रखने पर T2 भी प्राप्त होता है। और त्वरण ज्ञात करें T1 का मान इन समीकरणों में रखने पर FVD संतुलित समीकरणों में रखने पर त्वरण भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर पुली द्वारा जुड़े दो द्रव्यमान हैं m1 तथा m2 द्रव्यमान नीचे m2G भार से नीचे की ओर गति कर रहा है जिससे ए त्वरण उत्पन्न होता है तथा ये घर्षण रहित सतह से m1 द्रव्यमान गति कर रहा है। दोनों द्रव्यमानों का FVD बनाने पर तथा बलों को संतुलित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं।
उक्त समीकरण प्राप्त होने पर दोनों समीकरणों को सोल्व करके ए का मान तथा टी का मान प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार इस स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों द्रव्यमानों का एफबीडी बनाने पर, क्योंकि पुली घर्षण रहित है, अतः m1 द्रव्यमान का एफबीडी यह नीचे की ओर गति करती है तो यह ऊपर की ओर गति करती है तो नीचे की ओर m1g sin थीटा त्वरण से नीचे की ओर रोका जाता है, लेकिन ये रुकती नहीं है। T1 ज़्यादा है या T तनाव बल ज़्यादा है होने के कारण यह ऊपर की ओर गति करती है और इस एफबीडी से संतुलित बल प्राप्त कर बलों को संतुलित करके ये समीकरण प्राप्त किया जाता है। और इसी प्रकार दूसरे द्रव्यमान के लिए भी एफबीडी बनाकर यह समीकरण प्राप्त किया जाता है। दोनों समीकरणों को सोल्व करने पर ए त्वरण तथा टी तनाव बल प्राप्त किया जाता है। यहाँ कोई नत समतल है जो कि अल्फा कोण तथा बीटा कोण पर झुके हुए हैं। दोनों पर m1 तथा m2 द्रव्यमान है। m2 द्रव्यमान ज़्यादा है जिससे यह नत समतल कोण बीटा ज़्यादा है, जिससे m2 द्रव्यमान की ओर गति कर रहा है। m1 द्रव्यमान भी पुली घर्षण रहित है। दोनों का एफबीडी बनाने पर तथा बलों को संतुलित करने पर ये समीकरण प्राप्त होते हैं और इन समीकरणों को सोल्व करने पर त्वरण तथा टी अर्थात तनाव बल प्राप्त हो जाता है जो कि रस्सी में निहित है। यहाँ कोई तुलना हमें दी गई है जहाँ पर x तथा y दो प्लेटें हैं और तथा कांटे की B से दूरी B है तथा A से दूरी स्मॉल a है। यहाँ x तथा y तुला के खाली प्लेटों के द्रव्यमान हैं। आदर्श भौतिक तुला 1 प्लेटों के भार परस्पर बराबर होनी चाहिए अर्थात x बराबर y हो तथा तुला का कांटा धरण अर्थात बीम के ठीक मध्य में होना चाहिए, अतः a बराबर b हो। निर्देश फ्रेम का प्रभाव यदि भौतिक तुला आदर्श है तब मापन पर निर्देश फ्रेमों जड़त्वीय या अजड़त्वीय का कोई प्रभाव नहीं होता है, यह हमेशा त्रुटि रहित होती है। दोषपूर्ण तुलना की बात करें, जब प्लेटों के द्रव्यमान परस्पर बराबर नहीं हैं तब तुला के मापन में त्रुटि होती है। दोषपूर्ण तुला दो प्रकार की होती है। पहली, यदि भौतिक तुला की धरण या बीम क्षैतिज है जबकि प्लेटें खाली हैं किंतु भुजाएं परस्पर बराबर नहीं हैं, तो x y से ज़्यादा है तथा a b से कम है, तब बिंदु O के सापेक्ष घूर्णी साम्य के लिए XA बराबर YB होता है, जहाँ x तथा y दोनों प्लेटों का द्रव्यमान तथा A स्मॉल a बीम की x प्लेट से दूरी तथा स्मॉल b बीम की y प्लेट से दूरी है। इस भौतिक तुला में यदि अब W भार की एक वस्तु को x प्लेट में रख दिया जाता है तब इसके संतुलन के लिए हमें प्लेट y में भार W1 रखना होगा। बिंदु O के सापेक्ष घूर्णी साम्य के लिए x प्लस W इंटू A y प्लस W1 इंटू B प्राप्त होता है। समीकरण 2। अब यदि प्लेटों को बदल दिया जाए तब वस्तु को संतुलित करने के लिए हमें भार W2 प्लेट x में रखना होगा। बिंदु O के सापेक्ष जहाँ बीम है के सापेक्ष घूर्णी साम्य के लिए x प्लस W2 इंटू A बराबर y प्लस W इंटू B होता है। समीकरण 1, 2 व 3 से W बराबर अंडर रूट W1 इंटू W2 होता है। यदि भौतिक तुला में धरण अर्थात बीम या कांटा क्षैतिज नहीं है जबकि प्लेटें खाली हैं तथा भुजाएं परस्पर बराबर है, तब हम कह सकते हैं
कि x प्लड़े का भार y प्लड़े से ज़्यादा है तथा ए बी वे दोनों बराबर हैं। इस भौतिक तुलना में यदि भार W की वस्तु प्लड़े x में रखी जाए तब इसके संतुलन के लिए हमें भार W प्लड़े y में रखना होगा। साम्य के लिए x प्लस डब्लू बराबर y प्लस W1 होगा। यहाँ हम देखें तो x प्लड़े में W भार है तथा y प्लड़े में W1 है जो कि बराबर हैं। यदि प्लड़ों को अब बदल दिया जाए तब वस्तु के संतुलन के लिए हमें भार W2 x प्लड़े में रखना होगा। साम्य के लिए x प्लस W2 बराबर y प्लस W समीकरण 1 व 2 से वास्तविक भार बराबर W1 प्लस W2 अपॉन 2 होता है। न्यूटन की गति के नियमों में के संशोधन या सापेक्षता का सिद्धांत या मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के अनुसार दिशा तथा समय अर्थात समय तथा स्थिति निरपेक्ष राशि है। प्रेक्षक की गति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार न्यूटन के नियम केवल उन स्थितियों पर लागू होते हैं जबकि वस्तुओं के वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यंत कम हो, परस्पर गति कर रहे हों, प्रेक्षकों के द्वारा मापे गए समय तथा स्थिति के साथ समान नहीं होंगे। द्रव्यमान समय तथा दूरी के संबंध में सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्राप्त किए गए कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला निष्कर्ष ये कहता है कि माना प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर छड़ की लंबाई L 0 है। यदि अब छड़ के प्रेक्षक के सापेक्ष विवेग से गति करती है तब उसकी लंबाई L प्रतीत होती है। अतः L बराबर L नोट इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, जहाँ c प्रकाश का वेग है। अब यदि v बढ़ता है तब L घटती है, अतः छड़ की लंबाई घटती हुई प्रतीत होती है। माना कोई घड़ी स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष समय t0 दर्शाती है। यदि घड़ी v वेग से गति करती है तो प्रेक्षक के सापेक्ष समय t दर्शाती है, तब t बराबर t नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। अतः गति करती हुई घड़ी कम समय दर्शाती हुई प्रतीत होती है। सापेक्षता के सिद्धांत से और भी कई बातें प्रूव होती है या सापेक्षता का सिद्धांत और भी कई नज़रिए देता है कि माना कि एक प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर वस्तु का द्रव्यमान m नोट है। अब यदि वस्तु v वेग से प्रेक्षक के सापेक्ष गति कर रही है तथा इसका द्रव्यमान m है, तब m बराबर m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। m को विराम द्रव्यमान कहते हैं, m नोट को। अतः वेग बढ़ने से वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। यदि v c से बहुत 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 छोटा हो अर्थात वस्तु का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, तब m बराबर m नोट होता है, अर्थात वास्तव में वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि v c की तुलना में नगण्य नहीं है तब m नोट की तुलना में बहुत बड़ा है, अर्थात द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि v c के बराबर है तब m बराबर m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है, अर्थात m बराबर m नोट अपॉन 0, अर्थात द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अतः वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। कणों का वेग एक निश्चित सीमा तक त्वरित किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन में भी आवेशित कणों का वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। साइक्लोट्रॉन एक आवेशित कण को त्वरित करने का यंत्र है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखें तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, बल
त्वरण उत्पन्न करता है। बल की अनुपस्थिति में वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। कोई वस्तु निकाय अथवा निकाय संतुलन में कहा जाएगा जब इस पर कार्यरत परिणामी बल शून्य हो। यदि कई बल F1, F2, F3 किसी वस्तु पर आरोपित हैं और संतुलन में वस्तु होगी तो सभी बलों का सदिश योग 0 होगा। कोई वस्तु जो संतुलन में है गति की दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई वस्तु संतुलन में है अर्थात F नेट 0 है या लगने वाले कुल बलों का योग 0 है तो वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रकृति में 4 तरह के बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल Fg, विद्युत चुंबकीय बल Fem, दुर्बल बल Fw तथा नाभिकीय बल Fn, जहाँ Fg, Fw, Fem व Fn का अनुपात 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38 होता है। यदि कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो निश्चित रूप से उस पर कोई बल कार्यरत है। एक अकेले विलगित बल का अस्तित्व नहीं होता। प्रकृति में बल हमेशा युग्मों या जोड़ों में पाए जाते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। बल के निरपेक्ष मात्रक सर्वत्र समान होते हैं, जबकि बल के गुरुत्वीय मात्रक स्थान के साथ बदल जाते हैं क्योंकि यह g के मान पर निर्भर करते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बल की माप को दर्शाता है। बल एक सदिश राशि है। बल के निरपेक्ष मात्रक डायन सीजीएस पद्धति में है तथा न्यूटन एसआई पद्धति में होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होते हैं। बल के गुरुत्वीय मात्रक जीएफ यानी ग्राम भार सीजीएस पद्धति में है तथा केजीएफ किलोग्राम भार एसआई पद्धति में है। 1 जीएफ अर्थात 1 ग्राम भार बराबर 980 डायन के बराबर होता है तथा 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। दंड तुला या बीम बैलेंस द्वारा द्रव्यमानों की तुलना की जाती है। एक घोड़ागाड़ी निकाय का त्वरण A बराबर H माइनस F अपॉन M प्लस स्मॉल m होता है, जहाँ H प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक है, F घर्षण बल है, M घोड़े का द्रव्यमान है तथा स्मॉल m गाड़ी का द्रव्यमान है। स्प्रिंग तुला द्वारा लिफ्ट से में मापा गया वस्तु का भार उसका आभासी भार होता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य अर्थात भारहीनता की स्थिति में होता है। यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण A से ऊपर की ओर चढ़ता है तो रस्सी का तनाव m × g प्लस A होगा। यदि मनुष्य रस्सी की सहायता से त्वरण A से नीचे की ओर उतरता है तब रस्सी में तनाव m × g माइनस A होगा। यदि मनुष्य एक समान चाल से रस्सी पर चढ़ता है तथा उतरता है तो रस्सी में तनाव बल mg होगा। यदि कोई वस्तु विराम से चिकने नत्तल पर जिसकी लंबाई l, ऊंचाई h तथा झुकाव कोण थीटा है गति करती है तो नत समतल पर नीचे की ओर वस्तु का त्वरण g sin थीटा होगा। नत समतल के निचले सिरे पर इसका वेग √2gh बराबर √2gl sin थीटा होगा। पृथ्वी पर पहुंचने में लिया गया समय t बराबर √2l अपॉन g sin थीटा होगा या 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन g होगा। यदि ऊंचाई को नियत रखते हुए झुकाव कोण थीटा को परिवर्तित करें तो t1 अपॉन t2 बराबर साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 होगा।
यदि विलगित निकाय के लिए जिस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर कार्यरत बल के परिमाण तथा दिशा एवं उस समय पर निर्भर करता है जितने समय के लिए बल आरोपित हो रहा है, अर्थात यह आवेग पर निर्भर करता है। जब बंदूक दागी जाती है या बंदूक से गोली दागी जाती है तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार यह पीछे झटका देती है। गोली द्वारा प्राप्त धनात्मक संवेग बंदूक के ऋणात्मक संवेग के बराबर होता है। अतः बंदूक दागने से पहले तथा दागने के बाद संवेग शून्य होता है, कुल संवेग शून्य होता है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग v वेक्टर बराबर माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी होता है, जहाँ m स्मॉल m गोली का द्रव्यमान, कैपिटल M बंदूक का द्रव्यमान तथा v वेक्टर गोली का वेग होता है। रॉकेट दहन के उपरांत बाहर निकलती गैसों को पीछे की ओर धकेलता है जिससे वह स्वयं आगे की ओर बढ़ता है। रॉकेट पर प्रणोद की बात करें तो u इंटू डी एम अपॉन डी टी होता है और डी एम अपॉन डी टी इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्ती होता है। जहाँ u रॉकेट के सापेक्ष बाहर निकलती गैसों का वेग है, डी एम अपॉन डी टी ईंधन के दहन की दर है। रॉकेट पर प्रारंभिक प्रणोद m इंटू जी प्लस ए, जहाँ ए रॉकेट का त्वरण है, जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। रॉकेट का ऊपर की ओर त्वरण u अपॉन m इंटू डी एम अपॉन डी टी होता है। I वेक्टर बराबर F वेक्टर इंटू अर्थात संवेग में परिवर्तन के बराबर आवेग होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कभी भी एक वस्तु पर आरोपित नहीं होते, वे विभिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। यदि यह एक ही वस्तु पर आरोपित होते तो वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा तथा वस्तु संतुलन की स्थिति में होगी। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर होते हैं परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दोनों वस्तुओं के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं। वस्तु चाहे विराम में हो अथवा गति में अवस्था में न्यूटन का तृतीय नियम हमेशा मान्य होता है। ऊपर से गिरती हुई वस्तु सीधी जमीन पर न आकर यह कुछ पूर्व दिशा की ओर विचलित हो जाती है। इस तथ्य से पृथ्वी के अजड़त्वीय गुण की पहचान होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।